उनसे सीरियस एक्टर इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, और जो सीरियस एक्टर पैदा हो जाए मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। हंगामा हमारी जीवन की ऐसी फिल्म है जिससे मुझे पैसे मिलने शुरू हुए थे। मैं कोई मंदिर का घंटा हूं, कोई भी आके बजा जाता। ये हड़ताल कब खत्म होगी? अभी ये कैरेक्टर करके लगता है कि अभी ये कैरेक्टर मिले तो उससे 10 गुना अच्छा कर सकता हूं। सर इट्स एन ऑनर। सबसे पहले तो ये कहूंगा क्योंकि आज जो लिसनर्स भी हमारे आए, जब से हमने अनाउंस किया है कि राजपाल यादव सर हमारे यहाँ आ रहे हैं, लोग मुझे आपकी सारी फिल्मों के नाम भेज रहे हैं कि डू टॉक अबाउट दिस मूवी, डू टॉक अबाउट दिस मूवी। मैंने इस तरह का इम्पैक्ट कई कितने सालों से मतलब कभी सुना नहीं है। जो लेजेंड्स, जो मैंने वर्ड यूज किया, द लास्ट ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि अब आपकी तरह के एक्टर्स बनते नहीं है। लेकिन गाइस, आप सबको बताना चाहूंगा, द रीजन राजपाल यादव सर इज विद अस बिकॉज इस साल उनके 25 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। जी हाँ, छोटे से शुरुआत की थी उन्होंने। वो शुरुआत ज्यादा लोगों को याद नहीं है, लेकिन दैट वाज 1999 में। बट शुरुआत करे सर, 25 इयर्स गोइंग बैक, लुकिंग बैक, क्या यादें आती है, कैसा लगता है, कैसा रहा ये सफर? पहले तो आप सबको 2024 बहुत ही मस्ती भरा हो, व्यस्त भरा हो, और बहुत ही सुख शांति और आनंद प्राप्ति भरा हो सबके लिए। और जितने भी ये हम जो कुछ भी हैं वो आपकी वजह से। 25 साल एक्चुअली मुझे अभिनय करते हुए लगभग 39 इयर्स हो गए। वो नुक्कड़ नाटक से शुरुआत हुई थी शाहजहांपुर में। कोरोनेशन आर्ट थिएटर एक संस्था थी। तो उस समय जब 9th और 10th 11th में जब बच्चा पढ़ता है, 15-16 साल का होता है जो भी, तो मुझे याद है कि वैसे तो कक्षा 3, कक्षा 4, 5 छोटे छोटे परफॉर्मेंसेस होते हैं एनुअल, छोटे छोटे अपने स्कूलों में। लेकिन 9th पास करने के बाद में एक अंधा कानून एक प्ले था। अच्छा। उसमें पहली बार मुख्य भूमिका की थी। ओके। फिर उसके बाद में पढ़ाई, पैरेलल थिएटर, शाम को थिएटर करने जा रहे हैं, फिर पढ़ाई भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। 38 इयर्स में लगभग 10-12 साल थिएटर जी, 5 साल की इंस्टीट्यूट की, जिसमें भारतीय हिंदू एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लखनऊ और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली 94 to 97। उसके बाद यहाँ आया 97 में, तो 2 साल प्रॉपर सीरियल्स में, 8-9 सीरियल्स में काम किया। तो आप ये कह सकते हैं कि एक सीन मिला था नुक्कड़ प्ले में, और एक ही सीन मिला था सीरियल में, और एक ही सीन मिला था फिल्म में। और ये कमाल की बात रही कि जो भी सीन मिले वो कॉमेडी के नहीं थे जी, वो इमोशनल थे। करेक्ट। तो ये अपन कह सकते हैं 99 में पहला सीन मिला फिल्म में करने के लिए। लेकिन उससे पहले 14 साल नॉन स्टॉप की 70 mm पे काम करना है, तो 14 साल अपने आप को तराशता मांझता, डिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे रहा। क्या बात। तो वो सीन जरूर कह सकते हैं कि 99 मिला, लेकिन मेरी तैयारी 1984-85 से शुरू हो गई थी। सर, कितनी सच्चाई है कि पहले आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे जी, और उसके बाद आपने टेलरिंग का काम भी किया था, तो ये क्या फेस क्या था ये बिफोर, उसके पहले की हम बात करें? मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा ऐसा कुतूहल वाला बच्चा रहा, जहां तक मुझे, क्योंकि 7 साल का बच्चा होता है उसको अपनी मेमोरी याद रहती है। उससे पहले माताजी से पूछता रहता था कि मैं क्या करता था। पढ़ाई के पैरेलल हमेशा क्या करना है, तो कभी ये फॉर्म भर दिया, कभी वो फॉर्म भर दिया, कभी वो फॉर्म भर दिया। तो वो जैसे हाई स्कूल पास हुआ तो जगह निकली ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में, जहाँ पे अप्रेंटिस वाले बच्चे चाहिए, तो फॉर्म भर दिया। 4,500 बच्चे बैठे, लगभग 35 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। उनको 2 साल की ट्रेनिंग करवाते हैं। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय उसको हैंडल करता है पूरा, और उसमें सब सेना के पैराशूट से लेके हर चीज की टेलरिंग की प्रॉपर जो होती ट्रेनिंग होती है। तो कह सकते हैं कि वो टेलरिंग में मैंने 2 साल का 100% किया, और उसमें आधे किलोमीटर के सब थान के थान सब वो इंजीनियर टेलर बोले जाते हैं, क्योंकि एक नहीं हजारों एक
तरफ से कपड़े कटते हैं तो हजारों एक साथ कटते हैं। लेकिन उसमें एक चीज बड़ी अच्छी मिली, 2 साल में एक सेना और देश के प्रति इमोशन और जिम्मेदारी क्या होती है, उस चीज का बहुत अच्छा एहसास हुआ। तो ऐसे ही मैंने पढ़ाई करते करते कभी प्राइवेट पढ़ाई की तो कभी रेगुलर पढ़ाई की, तो रेगुलर अगर पढ़ाई की तो रेगुलर की, और जब प्राइवेट पढ़ाई की तो उसके पहले कोई न कोई ट्रेनिंग की, वो भी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग की। 9th में साइंस ली थी, क्योंकि हमारे एक टीचर थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, तो वो कहते थे राजपाल को डॉक्टर बनना है। अच्छा, ओके। लेकिन मेरी गलतफहमी, जब मैं 9th 10th तो पास हो गया, और केमिस्ट्री का जो जब 11th में मिलता है और उसके साथ में बायो मिलती है, बायोलॉजी के साथ में फिर आपको मेढक वगैरह सब उनका ऑपरेट करना पड़ता है, उसी दिन से वो सपना मैंने मिट्टी में रख दिया कि मुझसे डॉक्टरी नहीं होगी। क्योंकि हम लोग शब्दों के माध्यम से कोई चीज सजाते हैं, मुंह से बोलते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। वो हम लोग सब जितनी गने बंदूकें चलाते हैं वो नकली सब अच्छा लगता है, और वो पूरा ब्लड भी आता है तो नकली वाह पूरा इमोशन भी निकलता है। लेकिन रियलिटी कहीं रियल इज नॉट रियलिटी, रियल इज इल्यूजन ऑफ रियलिटी। तो हम लोग हमेशा इल्यूजन क्रिएट करने वाले लोग हैं, और इसलिए इतनी सारी ट्रेनिंग कर डाली। सेना में आपको पता ही है वो एपिसोड जाना चाहता था, क्योंकि वो 152 सेंटीमीटर उस समय चाहिए थी, और मेरी खींच के 151 हो पाई थी। तो वो भी और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस फील्ड में जहां पे आया हूं, ये सब ट्रेनिंग करने के चाहने के बावजूद भी थिएटर पैरेलल चल रहा था। तो इसके मतलब जो 90 की बात है कि जब एक प्ले हुआ था अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खा, 1990 में जब वो प्ले हुआ, और उस दिन मुझे लगभग जितनी तालियां हो सकती थी, वो सूचना कार्यालय था शाहजहांपुर का, जिसमें हम लोगों ने वो, क्योंकि वो उतना पहले, अब तो बहुत अच्छा बन गया है, पहले नहीं उतना अच्छा था, तो कबूतर खाना भी वो था। तो हम लोगों ने 2-3 घंटे सब बच्चों ने मेहनत की, शाम को ऑडियंस आई, और उसमें मुझे गोवर्धन दास की भूमिका करने का सौभाग्य मिला। आई थिंक वो नाइट जो थी, तो उस दिन ये था कि अब चाहे आज जितनी ताली मिली हैं, अब चाहे गाली मिले या ताली मिले, पेशा और पेशगी तो आर्ट है। ओह क्या बात है। अब बाकी जो करेंगे वो सब सेवा है। लेकिन आपने जो कहा कि शुरुआत कॉमेडी से नहीं हुई थी, बट हमें पता है कि बचपन में आप चार्ली चैपलिन के बहुत बड़े फैन, उनकी सारी फिल्में देखते थे, तो कहीं पे आपको लगता है वो शुरुआत वहीं से हो गई? उनसे सीरियस एक्टर इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, और जो सीरियस एक्टर पैदा हो जाए मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। चार्ली चैपलिन साहब वो एक्टर थे नहीं, वो क्राफ्ट के, मनोरंजन के वैज्ञानिक थे, क्योंकि क्राफ्ट हवा में होता है अभिनय का। और आई थिंक द ग्रेट डिक्टेटर, और उसके बाद सबों ऐसी परफॉर्मेंस, चाहे मॉडर्न टाइम ले लें, चाहे बोल्ड रश ले लें, चाहे कोई भी परफॉर्मेंस ले लें, एक फिल्म में बोले तो इतना बोले कि दुनिया में इतने डायलॉग कोई किसी फिल्म में नहीं बोलता है। और फिर सबों ऐसी परफॉर्मेंस है जिसमें सिचुएशन बोली वो कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने आपको एक रिमोट की तरह यूज किया। जब उन्होंने चाहा तब आप हंसे, और जब उन्होंने नहीं चाहा तो किसी भी दुनिया के ऑडियंस, मैं भी उनकी ऑडियंस हूं, मैं कभी हंसने की हिम्मत नहीं कर पाया जहां पे उन्होंने इमोशनल सीन किया हो। तो मुझे लगता है कि अगर दुनिया में जैसे क्रिकेट छक्के मारना, चौके मारना तो बहुत अच्छी बात है उसके, लेकिन संस्कार, आचरण, व्यवहार, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका मेंटल लेवल, आपका फिजिकल लेवल। तो बोलते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में अभी तक तेंदुलकर जैसी पर्सनालिटी पैदा नहीं हुई, तो वैसे ही मुझे लगता है कि मनोरंजन की दुनिया में चार्ली चैपलिन साहब जैसी पर्सनालिटी अभी तक पैदा नहीं हुई, जिन्होंने सच में मनोरंजन को सीरियस मनोरंजन बना के दुनिया के सामने पेश किया, और ऑडियंस को अपना रिमोट की तरह यूज किया। मैं उनकी महानता पर किसी को कभी भी अपनी कंपेयर करनी ही नहीं चाहिए। तो बचपन में फिल्में थिएटर में देखते थे, टीवी पे? फट्टा टाकीज में। फट्टा टाकीज जिसमें हम लोग बैठते थे जी, हमें याद है खूब मेला लगता था। लेकिन ये फील नहीं होता था कि यहाँ पे फट्टा टाकीज है। फिल्म देखने को मिली, बैठे हुए, भले टॉप पे पीछे टप 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 पीछे आ रहे हैं, अपन ऐसे देख रहे हैं, तो वो एक देखने का एक क्या बोलते हैं कि जब पूरे गांव में कोई टीवी नहीं था, एक शहरों, छोटे छोटे शहरों में एक मोहल्ले में एक टीवी आ जाता था, वो माहौल। और आज 20 इयर्स में
पूरी दुनिया जीपीएस में आ चुकी है। अगर हम आपने टीवी सीरियल्स की बात की तो हम चलते हैं 1999 में जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने का सीक्वल करेक्ट, वहां से आपकी एक शुरुआत हुई थी। एक इतने आइकॉनिक शो की सीक्वल हुआ था। टेलीविजन में अगर हम देखें तो ऑल दी सैटेलाइट टेलीविजन आ चुके थे, दूरदर्शन वाज आल्सो स्ट्रगलिंग इनटू दिस, एंड ये भी वन ऑफ दोज लास्ट फ्यू सीरियल्स थी जो हिट हो गई थी। कैसा था वो एक्सपीरियंस? अभी ये कैरेक्टर करके लगता है कि अभी ये कैरेक्टर मिले तो उससे 10 गुना अच्छा कर सकता हूँ। ये मेन लीड था, पहला ब्रेक जीवन का, प्रकाश झा साहब का। यस, मैंने जब यहाँ आया तो शुरुआत की थी स्वराज सीरियल से, 4-5 एपिसोड का। मंजू सिंह जी जो उन्होंने मुझे कास्ट किया था, जो DD1 पे आता था। फिर उसके बाद टिग्मांशु भाई का नया दौर, फिर महायज्ञ, फिर मतलब इतिहास, कोई किसी में 2 दिन काम किया, किसी में 4 दिन का, 6-7 सीरियल। फिर वो उसमें सैटरडे सस्पेंस, अगर आपको याद होगा, वो खूब 2 घंटे का 1 घंटे का बनता था, उसमें भी काम किया। लेकिन जब फिल्म में शूल हमें, उससे पहले एक फिल्म की थी लक लक लकीरें, मैंने वो मनोज पावा साहब ने। वो बच्चों वाली फिल्म थी, उसमें भी मुख्य भूमिका ही थी, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में कभी नहीं आई। उसके बाद में जब ये शूल मिली, फर्स्ट वॉज शूल की, जिसको 70 mm का प्रॉपर, क्यों सत्या रिलीज हो चुकी थी, और चारों तरफ भीखू मात्रे और रामू जी की उस फिल्म के माध्यम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर और जय जयकार थी। वहाँ पे जब बिहार में बेतिया और मोतिहारी, मनोज भाई का गांव है आसपास, वहीं पे शूटिंग जब हुई, तो कमाल का किस्सा कि मैं जब वहाँ गया तो मैं गया था चुपके से। मुझे उससे पहले 6-7 महीने हो गए थे, मुझे पता नहीं था कि ये सीरियल बाहर कितना पॉपुलर है, इसकी TRP क्या है। जब मैं उधर पहुंचा, क्योंकि मुंबई में तब तक धीरे धीरे 8-9 चैनल आ रहे थे। 99 में आपको याद होगा कि बहुत सारे सारेगामा, हाँ, सब आ गए थे, सैटेलाइट टीवी आ गए थे, 8-9, हाँ, सब आ चुके थे। तो उस समय DD1 मुंबई में जो है वो बॉलीवुड में थोड़ा कम फॉलो किया जा रहा था। जब उधर पहुंचे तो जब सब लोग चिल्लाए, वो हजारों लोग वहां पे थे और सब चिल्लाए कि नौरंगिया भी है, तो हमारा जो यूनिट था वो पूरा साउथ इंडियन था। रामू जी के असिस्टेंट, हाँ, निवास बिल्कुल बहुत कम हिंदी जानते थे। अनुराग कश्यप जी उसके लेखक थे, और रवीना टंडन जी और मनोज भाई उसके मेन लीड थे। बाकी सयाजी शिंदे साहब का नया पहला ब्रेक था। क्राउड बिकम मैड बिकॉज ऑफ सम नौरंगिया हियर। नोबडी नोज कि हु इज नौरंगी। तो मनोज भाई ने बोला यही है। मैं एक सीन से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए आप बिलीव करिए कि लगभग रिलीज अनरिलीज मिला के जितनी भी फिल्में हुई हैं, कोई बोलता है 150 हो गई, कोई बोलता है 200 हो गई, रिलीज अनरिलीज सब मिला के। लेकिन ये सीन जो है ना, अब आज भी अगर मतलब 5-6, जिसमें 2-3 वेब सीरीज है लीड कर रहा हूँ, 2-3 वेब फिल्में जिसमें लीड हैं, 6-7 जो 100 करोड़ क्लब की फिल्में, उनका कभी किसी में 5 एक्टर हैं, किसी में 3 में हिस्सा हूँ, किसी में 5, मतलब टॉप 5 में ही काम करने का सौभाग्य मिल रहा है। लेकिन आज भी कोई एक सीन हमें ऑफर करता है ना, तो मेन लीड वाले का तो हम बैकग्राउंड पूछ के पहले बोलते हैं कि मिलते हैं। लेकिन एक सीन वाले जो आदमी हिम्मत करता है आज की डेट में भी मुझे एक सीन सुनाने का, उसको मैं बुला के प्रॉपर सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कम से कम एक सीन वाले ऐसी 10 फिल्में होंगी जिनसे कभी पेट्रोल मनी भी नहीं लिया है और करके चला आता हूँ। वाओ, क्योंकि एक सीन ने एक्चुअली जीवन बनाया और मजदूर ने जीवन बनाया। वो पर्दाफाश नाटक था जो पहली बार अंधेरे के खिलाफ किया था। उसमें गड्ढे में एक मजदूर है, कोई तो मुझे रोशनी दिखाओ, ये मेरा डायलॉग है, मतलब वही 87-89 के आसपास का। फिर उसके बाद में वही मजदूर धीरे धीरे, फिर नौरंगी लाल भी एक तरीके के वेटर है, तो वो भी उसी श्रेणी का है। फिर उसके बाद में ये जो आया अपना कुली, ये भी अपने अलग अलग, हम इनको इंजीनियर बोलते हैं क्योंकि यही लोग हैं जो देश को चलाने में अपना
सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जितने भी नीचे के जो फोर्थ धंधे हैं, जो एक्चुअली देश के सबसे बेस के धंधे हैं, उनके कैरेक्टर करके मैं आगे बढ़ा। और एक फिर भोपाल प्रेयर फॉर रेन मिली मुझे। राइट, दिल क्या करे। दिल क्या करे में एक सीन था, वॉचमैन का अगेन वॉचमैन। मुझे ऐसा लगता है राजपाल क्राउड के हैं और क्राउड राजपाल का है, और हम क्राउड के कैरेक्टर करने के लिए बने, क्राउड में मस्ती करने के लिए बने। बट इसीलिए क्राउड से लेकर भी सर, जो ए लिस्टर, आपने इतनी सारी फिल्मों की बात की, जो 5 ब्लॉकबस्टर्स एंड 100 करोड़, यू हैव ऑलवेज बीन दैट ए लिस्टर एक्टर। यू नो, कभी भी आपको कभी वो नहीं कह सकते कि इज अ बी लिस्टर और नहीं, हमेशा राजपाल यादव का नाम लेते से ही सीधा एक रिस्पेक्ट आता है। बट हम शुरुआत करते हैं, आई वांट टू टॉक अबाउट अ फिल्म, क्योंकि मुझे याद है जब वो फिल्म मैंने भी देखी थी, हम देखने गए थे ऑफकोर्स राम गोपाल वर्मा की फिल्म देखने, और सुना था कि जो विलन है वो बहुत ही खूंखार है, बहुत ही डिफरेंट टाइप का है। एंड सडनली एक कैरेक्टर आता है, जो एक सीन है, एक लेडी को दफनाने वाला सीन, और उसमें वो डिस्कशन कर रहे हैं अपने आदमी के साथ कि इसे कैसे मारा जाए, और सिर्फ मारने के ऊपर एक आई थिंक 5 से 10 मिनट का एक सीन था। हाँ, राइट। एंड वी वर शॉक कि ये एक्टर कौन है, ये क्या कर दिया इसने। उसके बाद पूरी पिक्चर में हम सब से उसी एक्टर को देख रहे थे, वो था आपका कैरेक्टर इन जंगल। योर फर्स्ट बिग लीड, योर फर्स्ट फिल्म जिसके लिए आपको बेस्ट नेगेटिव रोल का अवार्ड मिला, और मैंने कहीं सुना है कि उसी फिल्म के बाद 16 फिल्में आपको मिली थी जी। लेकिन शुरुआत कैसे हुई, ये रोल कैसे मिला? देखिए सर, बड़ी कमाल की चर्चा की है ब्रदर, ऐसे क्वेश्चन कम पूछते हैं लोग, कि जब मुझे कोई बोलता है राजपाल कॉमेडियन है, तो मैं उसका आशीर्वाद बहुत प्यार से लेता हूँ, लेकिन एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता हूँ। मैं कभी भी गले के नीचे नहीं उसको आने देता, क्योंकि मुझे लगता है चार्ली चैपलिन के बाद अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई सीरियस एक्टर है तो मैं हूं। ये इसमें कोई अभिमान नहीं है। अगर मैं नहीं समझूंगा तो 20 साल के बाद अपूर्व, जैसे जंगल का आपने उदाहरण दिया, वैसे ही अपूर्वा भी रिलीज हुई। यस, जो एक्टर सीरियस नहीं होगा वो ना कॉमेडी कर सकता है, ना वो ट्रेजेडी कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए और जो एक्टर है उसको डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन समझ में आता है। वो डायरेक्टर जब उससे कॉमेडी कराता है तो कॉमेडी करता है, जब उससे ट्रेजेडी कराता है वो ट्रेजेडी करता है। लेकिन ये एक चीज है कि इस बात से मैं बचपन से अवेयर हूं, जब से मैंने सिनेमा में कदम रखा। बचपन का मतलब 99 ही समझो आप, कि जब मेरी कोई इमेज बनेगी तो अपनी इमेज का दुश्मन मैं खुद बन के खड़ा हूँगा। और लगभग कोशिश कर रहा हूँ कि थैंक यू ऑडियंस कि आपने मीम के माध्यम से इतने सारे हमारे अलग अलग चरित्र अप्रिशिएट किए, जिसकी वजह मैं आपका थैंक यू बोलता हूँ कि आज 22 साल पहले रिलीज हुई जंगल के 4 सीन अगर वो आपके दिमाग में है तो आई थिंक शत नमन है ऊपर वाले को। लेकिन चाहे मालामाल वीकली हो, चाहे जंगल हो, चाहे वक्त हो, चाहे ढोल हो, चाहे मैं माधुरी दीक्षित बनना, चाहे मैं मेरी पत्नी और वो, एक बार जो रोल किया उसके बाद अगर आपने वो रोल मुझे कहीं धोखे से रेफरेंस में भी सुना दिया तो 22 साल बाद भी मुझे पता लग जाता कि ये लाइन मैंने इस फिल्म में बोली थी। मैं इतना अवेयर रहता हूँ कि ताकि देखिए सिनेमा बहुत सारी चीजों पे चलता है सर। हर फिल्म किसी को ट्रेनिंग कराने के लिए नहीं बैठती है। अब जैसे मैच होता है तो पता लगता है 12 टीमें खेल रही हैं और 12 टीमों में आपने 12 टीमों से अलग अलग, इसका कप्तान उठाया, उसका वो उठाया, उसका वो उठाया, उसका वो उठाया, तो उस समय क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं करवाता है आदमी फील्ड में। आप कितने प्रैक्टिस्ड हो, आपने कितनी अपने आप की तैयारी की है, वही तो जंगल थी। जंगल में 14 हेंचमैन थे, हम थे, विजय राज भाई थे, सोनू, बहुत सारे हमारे सब दोस्त थी, जितने पृथ्वी थिएटर के वो सब थे। अवसर तलाश में रहता था बचपन से, वो आज भी अवसर की तलाश में, और जिस दिन अवसर मिला उस दिन ऐसा दांव खेलूंगा कि हमसे अच्छा किसी ने दांव ना मारा हो। क्या बात। मुझे नहीं मालूम कि मैं कॉमेडी करता हूँ, मैं हंगामा में कॉमेडी कहाँ की, कोई आदमी पीट के चला जाता है वो तो उसकी ट्रेजेडी। विल कम टू दैट, लेकिन जंगल अपॉर्चुनिटी था, अवसर था। अगर वो जंगल का मर्डर अच्छा नहीं होता
तो मेरा मर्डर हो चुका था। बट वो 16 फिल्म सर 16 थी कि ज्यादा थी, क्या हुआ था वो? एक फिल्म थी हमारे पास चांदनी बार, और एक फिल्म थी लाल सलाम। लाल सलाम में वो 40 दिन मांगे थे, हम लोग 60 दिन देने को तैयार थे, कोई काम ही नहीं था। ठीक है। चांदनी बार में जितने दिन चाहिए मुझे, 6 महीने कोई हर दिन छप रहा था कि आफ्टर मनोज बाजपेयी दिस इज द बेस्ट डिस्कवरी, मतलब आफ्टर मनोज बाजपेयी राम गोपाल वर्माज बेस्ट डिस्कवरी, ह्यूमन बुचर सिपा, ये वो, मतलब रोज छप रहा है। लेकिन मैं एक ऑफिस में गया तो मुझसे एक बहुत ही एस्टेब्लिश मैनेजमेंट वाले सेक्रेटरी हैं, वो उन्होंने एक बंदे को मिलवाया कि ये बंदा जो है इसने वो जंगल का किया है। तो मैं ऐसे में था, तो वो हमसे कह रहे तुम्हारी हाइट वाइट मिलती अच्छी है, तुम उसका कॉपी अच्छा कर सकते हो। कॉपी वो बोल रहे ये वही है, खड़ा किया उसने, और बोलता है कि नहीं ये वो नहीं है। वाकई वो नहीं था, क्योंकि वो जंगल ही था। ये राजपाल है, तो राजपाल को अगर रियल लाइफ में देख के इस कैरेक्टर की याद आ जाए, फिर तो राजपाल की कोई लाइफ ही नहीं है। ये राजपाल के द्वारा जिया हुआ अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप सबको पसंद आ गया। 6 महीने तक जब ये अवार्ड सेरेमनी हुई स्क्रीन वीडियोकॉन की, और इसमें मुझे ऋतिक रोशन को मिला बेस्ट एक्टर डेब्यू का कहो ना प्यार है के लिए, और मुझे मिला जंगल के निगेटिव रोल के लिए। एक्चुअली तब मैं फिर 5 मिनट वहां बोला, हमें तो ऐसा लगा कि मतलब जंगल से मोक्ष मिल गया। और फिर उसके बाद में जो है, जब सबने देखी मेरी शक्ल, बोले नहीं ये तो घरेलू लड़का लग रहा है, इसको तो पारिवारिक फिल्मों में भी ले सकते हैं। तो पहला जो है वो शक्ल देखने पे पहला फोन सलमान भाई का आया था, और उन्होंने 2 फिल्में हमें अपने बैनर की दी थी, डेविड धवन साहब का। फिर मतलब ऐसे 1 महीने में लगभग 16 प्रोजेक्ट में मुझे शामिल किया गया। वाओ, एक फिल्म से। और 6 महीने सोचिए कैसे सोया होगा, क्या फायदा है छपने का, कोई ले ही नहीं रहा है। बट अक्सर बड़े से बड़े एक्टरों के साथ ये हो चुका है कि जब अच्छा रोल करते हैं उस वक्त शायद नहीं होता है, लेकिन एक वक्त आता है। जो बुचर की भी आपने बात की, रिसेंटली मैंने कहीं पे एक कमेंट भी पढ़ा था कि एनिमल के लास्ट सीन में, सॉरी अगर लोगों ने फिल्म नहीं देखी है, तो एक सीन है जिसमें रणबीर का कैरेक्टर, बुचर वाला कैरेक्टर आता है, और किसी ने ट्वीट किया था कि दिस रिमाइंडेड मी ऑफ राजपाल यादव बुचर कैरेक्टर फ्रॉम जंगल। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, आज इतने साल हो गए हैं, पीपल आर स्टिल टॉकिंग अबाउट इट। नहीं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ये रिकग्निशन, आई थिंक बाय ग्रेस ऑफ गॉड, कि इसके लिए जितना भी थैंक यू बोलूँ। कई सारी फिल्में रिलीज हुई हैं, जैसे एक फिल्म मैंने की थी मैं मेरी पत्नी और वो। द फिल्म इज अबाउट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉमन मैन। हर घर में जिसकी पत्नी सुंदर, वो पति परेशान रहता है अंदर अंदर, और जिसका पति सुंदर, वो पत्नी कहीं न कहीं, बोले थे 10 बजे 11:30 बज गया किधर हो, और कहीं पत्नी 1 घंटे लेट हो गई तो पति कैसा बोली थी, तो अभी किसके कौन कौन साथ में, सबसे पहले पूछता कौन कौन साथ में। उस तरीके की बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई जी, लेकिन उसमें सबको तारीफ मिली। लेकिन जब उसकी फिल्में रिलीज हुई तो मैं मेरी पत्नी और वो को भी याद किया, तो आई एम वेरी लकी। मतलब आई लव दैट फिल्म, एंड क्या म्यूजिक था उसका। तो आपने जो रस की बात की, कॉमेडी, हास्य रस, शुरुआत अगेन कहीं ना कहीं कह सकते हैं हंगामा से ही, जो एक बिग वे में जो हुई थी जी। प्रियदर्शन सर की भी बात करेंगे तो उनके लिए भी ऑफ कोर्स हेरा फेरी वाज देयर, बट उसके पहले सीरियस किस्म की फिल्में बना रहे थे। बट जो हंगामा जब आई थी, इतने सारे एक्टर्स थे, सब थे, यहाँ पे भी वही वाली हाल हुई। हम सोच रहे थे परेश रावल सर है, उनकी कॉमेडी होगी, अक्षय खन्ना है, ये है वो है, और उसके बीच में एक ये कैरेक्टर आता है जो होटल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, उसे लोग आ रहे, जितने लोग आ रहे मारते जा रहे, आपने सही कहा, मारते जा रहे, एंड पीपल स्टार्टेड एंजॉयिंग। मैंने कई लोगों के मैसेजेस पढ़े कि लोग जा रहे थे वापस वो लास्ट का एक पूरा सीक्वेंस देखने के लिए, और स्पेशली जब आके सारे लोग आके जो पिटाई करते हैं, बोलते हैं वो देखते थे, और लोग बोलते हैं अब मजा आ गया चलो निकल जाते हैं। जी जी। बट वो उसके बारे में कुछ। हंगामा हमारी जीवन की ऐसी फिल्म है जिससे मुझे पैसे मिलने शुरू हुए थे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट, कि साल भर दाढ़ी बढ़ा के जंगल में रखी थी या और धीरे धीरे, क्योंकि क्या होता है एज एन एक्टर, जब आप एक आध फिल्म में एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो आपकी फीस नहीं बढ़ती है, आपको काम बढ़ता है। फिर जब 2 3 4 फिल्मों में आपकी परफॉर्मेंस
लगातार बोलते हैं ना कि उसमें भी अच्छी थी, इसमें भी अच्छी, इसमें भी अच्छी है, तब मतलब आपकी धीरे धीरे तो मुझे लगता है हंगामा के बाद में मेरा लोग नाम जानने लगे थे। हंगामा से पहले वो जंगल वाला लड़का, अच्छा। वो ये कोई अपने अपने तरीके से सबके प्रतीकात्मक पहचानने का तरीका था, लेकिन आई थिंक अगर जंगल ने मुझे एस्टेब्लिशमेंट दिया एज एन एक्टर, तो हंगामा ने मुझे नाम और दाम दोनों दिए। वो जो सीन जब कर रहे थे, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज आज इतने साल हो गए, हम अगर कोई भी मीम्स की बात करें तो वो जो डायलॉग है, वो डायलॉग एक आइकॉनिक मीम, मतलब वो टेक्स्ट बुक ऑफ मीम है, वो टॉप नंबर 1 पे वो आ जाता है। आज इतने साल हो गए फिर भी वो कोई सीन, वो मारो मुझे मारो, हम कोई मंदिर जिंदा मत छोड़ो सालो। मेरे ये प्लीज अगर एक प्लीज कंटिन्यू। मारो मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। मैं कोई मंदिर का घंटा हूं, कोई भी आके बजा जाता। ये हड़ताल कब खत्म होगी यार? प्रिय जी ने कहा था कि बिल्कुल रो रहा हो आदमी और अचानक देख ले कि पड़ोस वाला मतलब मुर्गा बना हुआ खुद ही, मतलब वो तो बोले एकदम जैसे अभी रोया ही नहीं था, कि एकदम आप एक्सट्रीम पे रो रहे हो, अचानक किसी को देखा एकदम चुप हो गए। बोले बिल्कुल ऑफ बीट में चुप होना है, कि ताकि नहीं तो जब रोने का एक रिदम होता है तो चुपने का भी एक रिदम होता है ना, लेकिन आप तो वो बिल्कुल आप ये ऐसा डायलॉग है, नीरज वोरा साहब का दिया हुआ डायलॉग है, प्रियंक साहब ने इसको, कि अगर किसी मंदिर के सामने भी ये डायलॉग बोले तो पुजारी ने भी ताली बजा के आशीर्वाद दिया है। ये बुरा किसी किचन को नहीं लगा और आशीर्वाद हर किचन से मिला है जो आपकी डायलॉग। हालांकि 50 में इस डायलॉग के साथ 50 डायलॉग ऐसे हैं जो चाहे मुझे सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, या चाहे जूता पॉलिश हो, चाहे जो भी लाना दो लाना, या फिर है रहा नहीं जाता क्या भी ऐसी है गांगुली। हाँ, अब छोटा डॉन के मुझे ऐसा लगता है कि एक बार डायलॉग को इतने दिल से बोलूं कि दोबारा मुझे दिल लगाना ना पड़े, और जब कोई सामने वाला सुने तो इतना दिल में बस जाए कि वो उसको निकाल ना सके। बस इसी ईमानदारी से कोशिश करता हूँ, बाकी कोई बूटी नहीं है मेरे पास कि मैं ऐसे सोच के बोलता हूँ। और बिलीव करिए, मैं पिछले 20 साल से मीडिया के सामने या लोगों के सामने, कि अगर आप मुझे कॉमेडियन समझ रहे हो तो आप हमें पहचान नहीं रहे हो, बिल्कुल नहीं पहचान रहे हो। और इसके लिए मैं कई लोगों ने मुझसे पूछा आपको कॉमेडियन कहलाने में कोई प्रॉब्लम है? हमने कहा मेरा सौभाग्य है, लेकिन आप मेरी जिंदगी को 1 डायमेंशन, एक फ्रेम में दे रहे हो, ये मुझे मंजूर नहीं, कि जीवन 9 रसों से पूरा होता है। राइट। तो जब एक रस की परिभाषा अगर आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो 9 रसों को, 8 रसों को जब तक नहीं जानते हो तब तक आप हंसी भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है जीवन 3 डायमेंशनल होता है, लाइफ इज ब्यूटीफुल, खूब लोग एंजॉय करें। बट जब ये सीन किया था तो क्या था वो इम्पैक्ट वहां पे लोगों का? कभी कुछ लगा था कि इतना बड़ा आइकॉनिक सीन हो जाएगा ये? मैं तो हर चौराहे पे मुझे लगता है अब कांड हो गया। जब शूल का सीन मिला था तो मुझे लग रहा था मेरा जिंदगी का पहला वो आखिरी सीन है ये, इसके बाद जो ठीक हुआ तो अगला सीन करूंगा। हंगामा जब की तो ऐसा, ढोल जब की तो ऐसे लगा कि पहली और आखिरी फिल्म ऐसा, क्योंकि मेरी जो 10 फिल्में हो चुकी, मैं उनको 10 में जब नहीं गिनता हूं तो आने वाली फिल्म कौन सी है जो कर रहा हूं वो आखिरी, ये इंटरव्यू आखिरी है, ये फिल्म आखिरी है, इसके बाद दूसरी फिल्म सोचेंगे। पहले तो जब तक ये आखिरी ना बने तो दूसरी की शुरुआत कैसे कर पाएंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ये कोशिश करता रहता हूं कि जिंदगी में कोई काम हो वो पहला काम है, और पहला और आखिरी मान के करना चाहिए। Radio Nasha.